मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर अपने आप देख पा रहे हैं, हम ऐसे बने परिसर अध्ययन भाग 2 कक्षा 5 की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक आप देख पा रहे हैं दाहिनी ओर, यानी बच्चों परिसर अध्ययन भाग 2 EVS पार्ट 2 आज हम अध्ययन करने वाले हैं। और बच्चों उसमें आज का पाठ है, बच्चों आज का पाठ है अश्मयुग पत्थर के हथियार। पार्ट 1 देखने वाले हैं, यानी बच्चों पार्ट 6वां अश्मयुग पत्थर के हथियार पार्ट 1 देखने वाले हैं, स्टोन एज स्टोन टूल्स, राइट। तो बच्चों मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आवश्यकता के अनुसार हथियारों के आकार एवं प्रकार, यानी टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ टास्क, यानी बच्चों आवश्यकता के अनुसार हथियारों के आकार एवं प्रकार की बात करेंगे। तो बच्चों स्क्रीन पर दाहिनी ओर एक इमेज देख पा रहे हैं, राइट। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर आप देखिए ध्यान से, जो आप देख पा रहे हैं, आपको एक वस्तु की बात करें। ये जो पीले गोले में आपको एक वस्तु, चमकदार वस्तु दिखाई दे रही है, राइट। तो चलिए किसी स्थान से आप जा रहे हैं और ज़मीन में समझ लीजिए चमचमाती हुई ज़मीन में घड़ी है, लेकिन थोड़ा दिखाई दे रही है। यस बच्चों, तो आप क्या करेंगे, उसे निकालने के लिए प्रयास करेंगे, राइट। ध्यान से सोचिए बच्चों। तो सबसे पहले आपका प्रयास क्या होगा? तो सबसे पहले आप प्रयास करेंगे उसे उंगली से निकालने का प्रयास करेंगे। यानी बच्चों हम बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर आपको पॉइंट आउट करके हम बताएं कि आप प्रयास करेंगे कि इसे आसानी से कैसे निकाल सके। अगर आप उंगली से निकाल सकते हैं, चलिए ज़मीन में थोड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा ज़मीन के नीचे है, तो आप सोचेंगे कि चलो हम ज़मीन से यूं ही निकाल लेते हैं, उंगली के द्वारा कुरेद कर निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, अगर उंगली से आप नहीं निकल पाया तब क्या करेंगे? तो आप दूसरा प्रयास करेंगे। इसके बाद कोई आसपास देखेंगे, कोई टहनी मिल जाएगी, कोई सूखी टहनी, यस। तो आप उससे सोचेंगे चलो उससे कुरेद कर, यानी उससे खोद करके निकालने का प्रयास करेंगे। ये आपका अगला प्रयास होगा। तो जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यस, तो बच्चों क्या करेंगे, उस वस्तु को, चमचमाती वस्तु को निकालने के लिए एक और प्रयास करेंगे। अगर उंगली से नहीं निकला तो आप सख्त टहनी से निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको आसपास अगर मिल जाता है। अगर उसके बाद भी नहीं निकला, यानी उस सूखी टहनी से भी नहीं निकला, तो अगला प्रयास क्या करेंगे बच्चों? यस, आसपास देखेंगे कोई नुकीला पत्थर, इस तरह की कोई चीज़ है क्या जिससे उसे आप खोद करके निकालने का प्रयास करें। तो नुकीला पत्थर खोजने का प्रयास करेंगे और उससे प्रयास करेंगे कि निकल जाए वो जो चमचमाती वस्तु की हम बात कर रहे हैं, जो दाहिनी ओर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राइट। तो बच्चों आपने देखा, जो प्रयासों की बात करें, पहले आपने उंगली से निकालने का प्रयास किया ये चमचमाती वस्तु को, उससे नहीं हो पाया तो आपने सख्त टहनी से कुरेदने का प्रयास किया कि उससे निकल जाए। उससे भी नहीं निकला तो आपने अगला प्रयास किया, नुकीले पत्थर से उसे निकालने की कोशिश की। और बच्चों अगर उससे भी नहीं निकल पाया तब क्या करेंगे? तब सोचेंगे कि चलिए कोई लोहे की सरिया या कोई लोहे की इस तरह की वस्तु है, जो बच्चों लोहे की चीज़ जो कि ज़्यादा नुकीली होती है, ज़्यादा शार्प जिस होती हैं, तो आप लोहे की सरिया या इस तरह की कोई चीज़ जो कि मजबूत होती है, तो उससे आप निकालने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों इस तरह से देखा आपने, अगर प्रयासों की बात करें तो कई प्रयास आपने देखा, तो इससे ये पता चलता है कि मनुष्य जो है परिस्थितियों का उपयोग किस तरह से करता है। ये बच्चों तो प्रकृति में उन तमाम परिस्थितियों का, इसके पहले आपने देखा कि किस तरह जो है मानव निरीक्षण करता रहा और प्रकृति के अनुसार, प्रकृति में वो अपने लिए क्या उपयोगी पा सकता है वह प्रयास करता रहा। और उसी प्रयास में बच्चों हम लोग आगे विस्तार से देखने वाले हैं कि आवश्यकता के अनुसार हथियारों के आकार एवं प्रकार की बात हम करेंगे, राइट। तो चलिए बच्चों, इससे पता ये चलता है कि कार्य की आवश्यकता के अनुसार साधन को चुनना पड़ता है, राइट। तो चलिए हम विस्तार से देखेंगे इसे।
इससे ये पता चलता है, इससे ये ध्यान में आता है कि कार्य की आवश्यकता के अनुसार साधन को चुनना पड़ता है, साधन का चुनाव करना पड़ता है। तो चलिए बच्चों, आज विस्तार से हम देखने वाले हैं अश्मयुग। तो बच्चों, आज के पाठ का जो उद्देश्य है बच्चों, आप स्टोन एज के बारे में जान पाएंगे, स्टोन टूल्स के बारे में जान यानी पत्थर के हथियार के बारे में जान पाएंगे। तो साधनों का चुनाव निम्नलिखित 4 बातों पर निर्भर करता है। द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स डिटरमाइन आवर चॉइस ऑफ टूल्स की बात करेंगे। तो बच्चों ध्यान से आप देखिए, हम साधनों के चुनाव की बात कर रहे हैं जो कि निम्न 4 बातों पर निर्भर करता है। और बच्चों पहला क्या है? साधनों की उपलब्धता। यस बच्चों, साधनों का चुनाव करना है तो सबसे पहले साधनों की उपलब्धता, यानी कौन से साधन उपलब्ध हैं। जिस समय आपको आवश्यकता पड़ी है उस समय साधनों की उपलब्धता आपके पास क्या है। दूसरा, न्यूनतम समय में न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग, यानी बच्चों कम से कम समय लगे और कम से कम ऊर्जा के उपयोग के द्वारा आपका कार्य साध्य हो जाए, यानी आपका जो उद्देश्य है वह आपका उद्देश्य पूरा हो जाए। तो ये है दूसरा, जिस समय साधनों का चुनाव करते हैं तो ये महत्वपूर्ण 4 बातें हैं। अगली बात है अधिकतम परिमाण कारकता, अधिकतम परिणाम कारकता, यानी जो रिजल्ट हो वो मैक्सिमम हो, अधिकतम हो, यानी जो आउटपुट हो वो बच्चों अधिकतम हो, यानी रिजल्ट क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। अधिकतम परिणाम कारकता की बात कही गई है। ये जब साधनों का चुनाव किया जाता है तो उसकी तीसरी बात है। और बच्चों चौथी बात क्या है? साधनों का उपयोग करने के अभ्यास द्वारा प्राप्त कौशल, यानी बच्चों साधनों का उपयोग करने के अभ्यास द्वारा प्राप्त कौशल। यहाँ पर बच्चों ये कौशल की बात हो रही है, स्किल की बात हो रही है, यानी साधनों का उपयोग करने के अभ्यास द्वारा प्राप्त कौशल। तो ये 4 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है जब साधनों का चुनाव करना पड़ता है। यस, तो आज हम विस्तार से देखेंगे कि आखिर में मानव, जब हम मानवों की बात करते हैं, प्राचीन काल के मानवों की बात करते हैं कि मनुष्य ने किस तरह से विकास किया, तो उसी कड़ी में हम देखेंगे कि साधनों का चुनाव किस तरह से प्राचीन काल के मानवों ने किया। यस, तो आइए इसी क्रम में हम देखेंगे कि किस तरह से मानवों ने प्राचीन काल के ये साधनों का चुनाव किस तरह से किया प्रकृति में। इसका विस्तार से हम देखने वाले बच्चों, और आज के पाठ को पढ़ करके जो आज का उद्देश्य है वो आप समझ पाएंगे। तो चलिए, चिंपांजी जैसे बानर भी बीजों अथवा कठोर छिलके वाले फलों को तोड़ने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। तो बच्चों चिंपांजी जैसे अगर बानरों की बात करें, अगर कोई कठोर चीज है, कठोर बीज है और छिलके वाला है, तो बच्चों उसको क्या करते थे? ये उसको तोड़ने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चिंपांजी जैसे बानर भी बीजों अथवा कठोर छिलके वाले फलों को तोड़ने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। तो यहाँ पर बच्चों अगर पत्थर की बात करें, जो कि पत्थर साधन के रूप में, राइट, तो बच्चों चिंपांजी जैसे बानर को अगर वो फल खाना है तो बच्चों फल वैसे तो खा नहीं सकता, तो इसके लिए क्या करेगा? इसके लिए वो तोड़ेगा, और तोड़ने के लिए क्या करेगा? प्रयास करेगा कि आसपास साधन क्या उपलब्ध है। तो बच्चों अपने आसपास सबसे पहले सरलता से वो साधन क्या पाएगा? पत्थर पाएगा, स्टोन पाएगा। यस, तो पत्थरों का उपयोग किस तरह से मानव ने किया, यानी अगर हम चिंपांजी जैसे बानर की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और विस्तार से हम आगे देखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम और आगे प्रयास करेंगे कि किस तरह से मनुष्य ने जो प्रयास किया। आपने देखा इसी भांति ढूह के भीतर चींटियों को पकड़ने के लिए टहनियों का उपयोग किया करते थे। मानव भी मृत प्राणियों की हड्डियों, पत्थरों, सूखी लकड़ियों और टहनियों जैसे साधन का उपयोग किया करते थे। यस, तो जो जानवर या मृत प्राणियों की बात करें, ये उनकी हड्डियों की बात कर ले, या पत्थरों की बात करें, या सूखी लकड़ियों की बात करें, टहनियों की बात करें, तो ऐसे साधनों का उपयोग मनुष्य अपने लिए किया करता था। राइट, तो ये ध्यान रखिए। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रीन पर यहाँ भी आप देख सकते हैं बच्चों कि किस तरीके से मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पत्थरों का, स्टोन्स का किस तरह से उपयोग किया करते थे। ये तो अगर चिंपांजी जैसे बानरों की बात करें, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, चिंपांजी जैसे बानर भी किस तरह से पत्थरों का उपयोग किया करते थे। आगे हम इसको और विस्तार से भी देखने वाले हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पर किस तरह से ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, चिंपांजी जैसे बानर, जो स्क्रीन पर देखिए किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि पत्थरों का उपयोग देखिए किस तरह से बुए किया करते थे। तमाम जो कठोर बीज वाले, कठोर जो
यूँ कहें कि पर्त वाले जो फल हुआ करते थे बच्चों, उनको किस तरह से तोड़ना था और तोड़ करके खाना था, तो किस तरह से वे पत्थरों का उपयोग किया करते थे टूल्स के रूप में, ये साधन के रूप में। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बात करेंगे। ये निरंतर सूक्ष्म निरीक्षण, प्रयोग और स्वभावगत कल्पना शक्ति के आधार पर लकड़ियों, टहनियों, हड्डियों और पत्थरों को तराशा जाए तो उनकी सहायता से कार्य अधिक अच्छे होते हैं, ये मानव के ध्यान में आया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है बच्चों। ध्यान रखिए कि मनुष्य के विकास की कड़ी की जब बात करते हैं तो मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य लगातार निरीक्षण करता रहा, सूक्ष्म निरीक्षण करता रहा। कहाँ? प्रकृति में वो देखता रहा है कि उसके लिए क्या क्या उपयोगी हो सकता है, और उसके लिए वो प्रयोग भी क्या करता था, यस, उसके लिए प्रयोग क्या करता था। और मनुष्य की जो कल्पना शक्ति थी, इस अनुभवों के साथ ही धीरे धीरे वो बढ़ती चली गई, और इसके साथ ही लकड़ियों, टहनियों, हड्डियों, पत्थरों को अगर तराशा जाए तो उनकी सहायता से जो उसका कार्य होगा, यानी कार्य का जो आउटपुट होगा वो अच्छा होगा, ये उसके धीरे धीरे समझ में आने लगा। और बच्चों, यही ध्यान जो है मनुष्य की जो सोच थी, उसकी जो कल्पना के आधार पर उसकी सोच में जो दृढ़ विश्वास आता गया, और धीरे धीरे मानव जो है वो और आगे बढ़ता गया, सीखता गया, और प्रकृति से तमाम चीज़ें धीरे धीरे प्राप्त करने लगा, यानी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप। तो चलिए बच्चों, हम बात करें कि कुशल मानव के अवशेषों के साथ पत्थर के हथियार पाए गए, पर क्या कुशल मानव पत्थर के ही हथियार बनाता था? एक प्रश्न चिन्ह इस पर लगा हुआ है कि क्या कुशल मानव पत्थर के ही हथियार बनाता था, इसके अलावा और दूसरी चीज़ों का उपयोग नहीं करता था? तो बच्चों, अगर इसके उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं यही देना पड़ेगा, क्योंकि वह केवल पत्थर ही नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं से भी हथियार बनाया करता था। इस बात के प्रमाण मिले हैं। यस, तो हम बात करें बच्चों, कुशल मानव की बात कर रहे हैं कि किस तरह से कुशल मानव ने पत्थर के अलावा अन्य वस्तुएं से भी हथियार बनाने का प्रयास किया। यस, तो इस तरीके से आपने देखा कि बच्चों धीरे धीरे, अगर हम यूं कहें कि लाखों वर्ष पहले मानव द्वारा बनाए गए हथियारों में केवल पत्थर के हथियार ही मिल सकते हैं। हथियार, अगर हड्डियों के हथियारों की बात करें तो हड्डियों के भी हथियार शायद ही मिल जाते हैं, लेकिन लकड़ी और टहनी जैसी वस्तुएं नाशवान होती हैं, तो उससे जो भी हथियार बच्चों बनाए गए होंगे, अगर हम कुशल मानव की ही बात करें तो आज के समय तो उपलब्ध हो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नाशवान होते हैं, वो नष्ट हो गए होंगे। लेकिन अगर हड्डियों की बात करें, यस, हड्डियों के जो हथियार है हड्डियों के द्वारा तैयार किए गए, वो शायद मिल जाते हैं, लेकिन पत्थरों के हथियार जो है वो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि बच्चों पत्थर जो है वो जल्दी से नष्ट नहीं होता। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखा आपने बच्चों, ये सब बात करने की किस तरह से मानव के प्रयासों की हम बात कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में और आगे बात करेंगे कि पत्थरों और हड्डियों से बनाए गए हथियारों की अगर बात करें, टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड बोन्स। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों कि किस तरह से ये पत्थरों और हड्डियों से बनाए गए हथियार, टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड बोन्स। तो स्क्रीन पर नंबर 1 पर आप देखिए पत्थर के तोड़ू हथियार, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राइट, तो ये है पत्थर के तोड़ू हथियार। और बच्चों दूसरा आप देखिए, तो दूसरा जिसे रंदे के रूप में कहते हैं, ये दूसरा आप देख पा रहे हैं। तीसरा गोलाकार बड़ा हथौड़ा, ये बच्चों जो तीसरा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये गोलाकार बड़ा हथौड़ा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चौथा जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है, ये नीचे की ओर, ये पथरीले छिलकों के तोड़ू हथियार के नाम से ये जाना जाता है। और पांचवा बच्चों ये देखिए हड्डी से बना हुआ सुआ, हड्डी से बना हुआ सुआ, ये पांचवा क्रमांक आप देख पा रहे हैं। और छठा है बच्चों सींग का खनक, ये जो सींग जो है अगर हम बात करें तो सींग का खनक, जो जानवरों की सींग का इस्तेमाल किस तरह से हथियारों के रूप में किया जाता था। तो इस तरह से बच्चों अगर हम बात करें पत्थरों और हड्डियों से बनाए गए हथियार, यानी टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड बोन्स। तो यहाँ पर बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से ये हमने देखा कि कुशल मानव किस तरह से जो है हड्डियों और पत्थरों से बनाए गए हथियारों का उपयोग किया करता था। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करते हैं अश्मयुगीन हथियार की बात हम करें, स्टोन एज टूल्स की बात करें, तो जिस कालखंड के हथियारों में प्रमुख रूप से पत्थर के हथियार पाए जाते हैं
उस कालखंड को हम अश्मयुग यानी स्टोन एज कहते हैं। राइट, पूछा जा सकता है बच्चों कि स्टोन एज क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जिस कालखंड के हथियारों में प्रमुख रूप से पत्थर के हथियार पाए जाते हैं, उस कालखंड को हम अश्मयुग यानी स्टोन एज कहते हैं। राइट, तो स्क्रीन पर बाएं देख पा रहे हैं, अगर हम पत्थरों की बात करें तो यस, इस जो है पत्थरों का उपयोग हथियारों के रूप में, जिसे हम स्टोन एज यानी अश्मयुग कहते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए बच्चों, अश्म का अर्थ ही होता है पत्थर। अश्म का क्या अर्थ होता है? पत्थर यानी स्टोन। अश्म का अर्थ पत्थर या स्टोन, इंग्लिश में इसे कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम अश्मयुग की बात करते हैं यानी स्टोन एज, इंग्लिश में इसे स्टोन एज कहते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। हथियारों के आकार एवं प्रकार के आधार पर अश्मयुग का 3 कालखंडों में वर्गीकरण किया जाता है। राइट, तो स्टोन एज की अगर बात करें बच्चों, अश्मयुग की बात करें तो इसके 3 जो है कालखंड हैं। इन तीनों कालखंडों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो कालखंड है जिसे पुरास्म युग कहते हैं यानी ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। दूसरा मध्यास्म युग यानी मिडिल स्टोन एज के रूप में जाना जाता है। और तीसरा नवास्म युग यानी न्यू स्टोन एज के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों, जब स्टोन एज का क्लासिफिकेशन हुआ तो उसमें 3 जो वर्गीकरण है उसमें प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं, जिसमें पहला है पुरास्म युग यानी ओल्ड स्टोन एज, दूसरा है मध्यास्म युग यानी मिडिल स्टोन एज, और तीसरा है बच्चों नवास्म युग यानी न्यू स्टोन एज। राइट, तो पुरास्म युग, मध्यास्म युग और नवास्म युग, इसे आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं और आज बच्चों हम विस्तार से देखने वाले हैं पुरास्म युग यानी ओल्ड स्टोन एज को हम विस्तार से देखने वाले हैं। राइट, और बच्चों मध्यास्म युग और नवास्म युग हम अगले पार्ट में यानी पार्ट 2 में देखेंगे। तो इस पार्ट में हम अभी क्या पढ़ेंगे? स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज अर्थात पुरास्म युग के बारे में विस्तार से देखने वाले। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, पुरास्म युग यानी ओल्ड स्टोन एज की हम बात कर रहे हैं। पुरास्म युग के कुशल मानव एवं सीधी रीढ़ के मानव, इन दोनों ने आघात तकनीक से हथियार बनाए। राइट, तो बच्चों अगर हम बात करें पुरास्म युग के कुशल मानव एवं सीधी रीढ़ के मानव, राइट, ध्यान रखिए इन दोनों ने आघात तकनीक से हथियार बनाए। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से पत्थरों का उपयोग आघात के रूप में, इस आघात के रूप में किस तरह से किया गया। उपयोग की बात करें तो सीधी रीढ़ का मानव और कुशल मानव, इन दोनों ही अगर बात करें कि प्रकार के मानवों ने इसका उपयोग आघात तकनीक के रूप में किया। स्टोन, बच्चों इसी क्रम में हम समझ सकते हैं कि जो आघात तकनीक है वह क्या है। तो बच्चों आघात तकनीक को समझने का प्रयास कीजिए। एक पत्थर दूसरे पत्थर पर पटक कर पत्थर के छिलके निकालने की क्रिया को आघात तकनीक कहते हैं। राइट बच्चों, तो एक पत्थर दूसरे पत्थर पर पटक कर पत्थर के छिलके निकालने की क्रिया को आघात तकनीक कहते हैं। चलिए ध्यान रखिए। और इस पद्धति द्वारा पुरास्म युग के प्रारंभ में बनाए गए हथियार बेडौल और अनगढ़ थे। राइट, ध्यान दीजिए, जब हम स्टोन एज की बात कर रहे हैं और इस पद्धति द्वारा जो पुरास्म युग के प्रारंभ में बनाए गए हथियार बेडौल और अनगढ़ थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस बच्चों आघात तकनीक को आपने समझा। जो आघात तकनीक है वह एक पत्थर दूसरे पत्थर पर पटक कर पत्थर के छिलके निकालने की क्रिया को आघात तकनीक कहते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे देखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, कुशल मानव द्वारा बनाए गए तोड़ू हथियारों की अपेक्षा सीधी रीढ़ वाले मानव द्वारा बनाई गई हथ, कुल्हाड़ी और फरसा जैसे हथियार अधिक आकारबद्ध थे। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, अगर हम बात करते हैं कुशल मानव द्वारा बनाए गए तोड़ू हथियारों की अपेक्षा जो सीधी रीढ़ वाले मानव थे, राइट, ये उसके द्वारा बनाई गई हथ, कुल्हाड़ी और फरसा जैसे हथियार अधिक आकारबद्ध थे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों,
जैसे अगर बात करें बड़े छिलकों से पुनः छोटे छिलके, यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए, तो बड़े छिलकों से पुनः छोटे छिलके निकालना, इस तरह से आप देख सकते हैं। या बच्चों तोड़ू हथियार, यहाँ आप देख सकते हैं। पत्थर का हथौड़ा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सांबर की सीख से बना हथौड़ा, सांबर की सींग से बना हथौड़ा, ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। छोटे छिलकों से महीन छिलके उतारने की क्रिया जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हथकुल्हाड़ी की बात करें तो यहाँ पर हथकुल्हाड़ी को आप देख सकते हैं जिसका उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर बच्चों समझिए कि सीधी रीढ़ वाला मानव हथियार बनाने से पहले मन में यह निश्चित करता था कि उस हथियार का आकार कैसे होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर बच्चों अगर मानव के विकास क्रम का अध्ययन इसके पहले हमने किया है और उसी क्रम में हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों जो सीधी रीढ़ वाले मानव की बात करें यानी होमो इरेक्टस की बात कर रहे हैं, तो बच्चों सीधी रीढ़ वाला मानव और बच्चों इसके पहले का जो मानव, जो कि बच्चों कुशल मानव के रूप में जो जाना जाता था बच्चों, जिसे इंग्लिश में होमो हैबिलिस कहा जाता था, लेकिन उसकी तुलना में जो सीधी रीढ़ वाला मानव था बच्चों यानी होमो इरेक्टस था, वो जब हथियार बनाता था तो मन में निश्चित करता था कि उस हथियार का आकार कैसा होना चाहिए, यानी उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार हथियार बनाने का प्रयास करता था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कुशल मानव की तुलना में जो सीधी रीढ़ वाला मानव था उसकी जो सोच थी, उसकी सोच कहीं अधिक विकसित हो चुकी थी। आइए चलिए उसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। हथियारों में सुधार होने से सीधी रीढ़ वाले मानव के भोजन में भी अधिक विविधता आई, क्योंकि उसके लिए छोटे बड़े विभिन्न प्राणियों का शिकार करना संभव हुआ। अब बच्चों उसकी आवश्यकता के अनुसार जो जो हथियारों में सुधार होता गया, सीधी रीढ़ वाला अर्थात होमो इरेक्टस, जिस बच्चों उसकी जो भोजन की अगर बात करें, उसकी भोजन की अगर विविधता की बात करें, उसकी जो आवश्यकता जिस हिसाब से बढ़ रही थी उसी हिसाब से उसने प्राणियों का यानी विभिन्न प्राणियों का, छोटे बड़े, छोटे तो करता ही था लेकिन अब धीरे धीरे उसके हथियार जो है इतने शार्प होने लगे कि अब धीरे धीरे वो बड़े प्राणियों का भी शिकार करने लगा था। यानी हम होमो इरेक्टस की बात कर रहे हैं, सीधी रीढ़ वाले मानव की बात कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे वो, अब अगर हम बात करें बच्चों की जो होमो इरेक्टस था यानी सीधी रीढ़ वाला मानव था, उसने जो है हिरन, खरगोश, जंगली भैंसा जिसे अरना कहते हैं जैसे प्राणियों का शिकार करना शुरू कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि अब बड़े बड़े अगर जंगली जानवरों की बात करें, जिसमें अगर जंगली भैंसा, अरना जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, तो इतने बड़े यानी विशाल जानवर की बात करें तो इस तरह के जानवरों का शिकार होमो इरेक्टस करने लगा था। राइट, परीक्षा में पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि होमो इरेक्टस यानी सीधी रीढ़ वाला मानव बच्चों अब धीरे धीरे वह छोटे बड़े विभिन्न प्राणियों का शिकार करने लगा था, जिसमें आपको ध्यान रखना है हिरन, खरगोश, जंगली भैंसा जैसे प्राणियों का शिकार करने लगा था। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, आगे अगर हम बात करें तो शक्तिमान मानव ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में अधिक उन्नति की। तो बच्चों होमो हैबिलिस के बाद हमने होमो इरेक्टस देखा और उसके बाद बात करें बच्चों निएंडरथल मैन यानी शक्तिमान मानव की बात करें तो शक्तिमान मानव तक आते आते बच्चों पत्थर के हथियारों की जो तकनीक थी उसमें और अधिक विकास हो चुका था। तो जहाँ आपने होमो इरेक्टस को देखा, सीधी रीढ़ वाला मानव, उसने काफ़ी उस पत्थर के हथियारों में जो अगर शार्पनेस की बात करें बच्चों, तीक्ष्णता की बात की तो वहाँ पर किया, लेकिन शक्तिमान मानव ने यस उसको और भी अधिक सूक्ष्म किया यानी शार्प किया, यानी पत्थर के हथियारों को और भी अधिक कारगर बनाने का प्रयास किया। यस, तो हम समझ सकते हैं कि शक्तिमान मानव किस तरह से उसने जो प्रयास किया। और इसी क्रम में बच्चों बुद्धिमान मानव ने पत्थर के हथियार बनाने में तो बिल्कुल क्रांति सी कर दी और उसके हथियार जो है, अगर बुद्धिमान मानव की बात करें बच्चों तो उसने पत्थरों के हथियार जो तैयार किए उसमें बहुत ही पतले फल बनाने की तकनीक विकसित की और उससे सुई, छुरी, रंदा, इस तरह, यानी बच्चों अब धीरे धीरे जहाँ पर हमने बात की शक्तिमान मानव की, कि शक्तिमान मानव के जो पत्थर के हथियार थे वो अब छोटे आकार के होने लगे थे, जिसके कारण उसकी जो तीक्ष्णता थी वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तो बच्चों यहाँ अगर थोड़ी सी हम और चर्चा कर लेते हैं। राइट,
अगर हम यहाँ पर शक्तिमान मानव के अगर आगे की जो कड़ी में बुद्धिमान मानव की बात करें, तो बुद्धिमान मानव ने हथियार बनाने की जो तकनीक थी, परिसर का ज्ञान और अन्न प्राप्त करने की तकनीक में बहुत सारे जो प्रयास किए, और यही कारण था कि वो बुद्धिमान मानव समूह में झोपड़ियां बना के रहने लगा था। और बच्चों, इस तरह से बुद्धिमान मानव आभूषणों का भी उपयोग करने लगा था, कलात्मक वस्तुओं का उपयोग करने लगा था। शंख हड्डियों और प्राणियों के दांतों से बनाए गए तत्कालीन मनके भी पाए गए हैं। और बच्चों, इस तरह से अगर पुरास्म युग की बात करें, तो पुरास्म युग के हथियारों के अवशेष कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। यस बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आगे हम पार्ट 2 में जब आएंगे, तो बच्चों थोड़ा सा हम जरूर आपको रिवाइज करते हुए, अर्थात हम बुद्धिमान मानव का अगर हम पत्थर के हथियारों के प्रयोग से आगे बढ़ते हुए मध्याश्म युग और नवाश्म युग हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले हैं। राइट बच्चों, तो चलिए बच्चों आज हम यहाँ पर अभ्यास कर लेते हैं आज तक जो हमने अध्ययन किया। आइए, तो चलिए देखिए सामने स्क्रीन पर एक कथन है, और देखिए वो कथन सत्य है या असत्य। तो बच्चों, जिस कालखंड में हथियारों में प्रमुख रूप से पत्थर के हथियार पाए जाते हैं, उस कालखंड को हम अश्मयुग कहते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। यस, तो आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। राइट बच्चों, तो चलिए आगे स्क्रीन पर एक कथन और देखिए। तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। एक पत्थर दूसरे पत्थर पर पटक कर पत्थर के छिलके निकालने की क्रिया को आघात तकनीक कहते हैं। तो क्या यह सत्य है? याद कीजिए, एक पत्थर दूसरे पत्थर पर पटक कर पत्थर के छिलके निकालने की क्रिया को आघात तकनीक कहते हैं। तो क्या यह कथन सत्य है? ये आपको याद आ गया होगा, तो टैली कर लीजिए। यस बच्चों, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं, एक कथन और देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, सीधी रीढ़ वाला मानव यानी होमो इरेक्टस, सीधी रीढ़ वाला मानव हथियार बनाने से पहले मन में यह निश्चित करता था कि उसे उस हथियार का आकार कैसा होना चाहिए। यानी बच्चों, सीधी रीढ़ वाला मानव हथियार बनाने से पहले मन में निश्चित करता था कि उस हथियार का आकार कैसा होना चाहिए। तो बच्चों याद कीजिए, क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए टैली कर लीजिए। यस, शाबाश, मुझे लगता है तमाम विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही टैली किया होगा। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए आइए स्क्रीन पर एक और कथन देखते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, कथन सत्य है या असत्य? हथियारों में सुधार होने से सीधी रीढ़ वाले मानव के भोजन में भी अधिक विविधता आई। तो क्या ये कथन सत्य है कि हथियारों में सुधार होने से सीधी रीढ़ वाला मानव यानी होमो इरेक्टस, यस, उसके भोजन में भी अधिक विविधता आई? क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। यस, बिल्कुल सही, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हथियारों में सुधार होने से सीधी रीढ़ वाले के मानव के भोजन में भी विविधता आई। यस, चलिए आइए स्क्रीन पर एक कथन और देखिए। तो ध्यान से देखिए, सीधी रीढ़ वाला मानव हिरन, खरगोश, जंगली भैंसा जैसे प्राणियों का शिकार नहीं करता था। याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है? मुझे लगता है कि आपने तुरंत पहचान लिया होगा। यस, सीधी रीढ़ वाला मानव हिरन, खरगोश, जंगली भैंसा जैसे प्राणियों का शिकार नहीं करता था, ये कथन में दिया गया है। तो आपने पहचान लिया होगा। राइट, तो चलिए टैली कीजिए, ये कथन बिल्कुल असत्य है। तो सत्य करके लिखना है, तो आप लिखेंगे इस तरह, सीधी रीढ़ वाला मानव हिरन, खरगोश, जंगली भैंसा जैसे प्राणियों का शिकार करता था। तो इस तरह से कथन असत्य है, तो उसे सत्य करके लिखना होता है। यस बच्चों, तो चलिए स्क्रीन पर एक कथन और देख लेते हैं। आइए, अभ्यास की कड़ी में अगला कथन है बच्चों, ये देखिए स्क्रीन पर, शक्तिमान मानव ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में अधिक उन्नत की। तो बच्चों हमने इसकी चर्चा की थी, आपको याद आ रहा होगा। तो याद कीजिए, कथन सत्य है क्या? शक्तिमान मानव ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में अधिक उन्नत की। यस बच्चों, आपको याद आ गया होगा। यस, तो टैली कीजिए अपना उत्तर। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों, लास्ट में अंत में एक कथन और देख लेते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए अंतिम कथन, शक्तिमान मानव छोटे आकारों के हथियार नहीं बना पाता था।
याद कीजिए बच्चों, उसकी चर्चा हुई थी। जिस विकास की कड़ी में याद कीजिए शक्तिमान मानव को, क्या शक्तिमान मानव छोटे आकारों के हथियार नहीं बना पाता था? आपको याद आ गया होगा, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये कथन असत्य है। तो सत्य करके कैसे लिखेंगे? सत्य करके लिखना है, यस, शक्तिमान मानव छोटे आकारों के हथियार बना पाता था। जिस बच्चों विकास की कड़ी में आपने समझा कि शक्तिमान मानव छोटे आकारों के हथियार बना पाता था। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक यानी पार्ट 1 आपने समझ लिया है। और बच्चों खूब मेहनत कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों खूब मेहनत कीजिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।